एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी का हमारा चैप्टर 1 जो था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी कि जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा था, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में कवर किया है। तो पहला पार्ट हम देख चुके हैं और आज हम दूसरा पार्ट फर्स्ट चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा जो पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है भारत में विविधता। तो देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है, ये आप सभी ने बचपन से सुना होगा। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ एक टेबल दी हुई है कि भारत के जो लोग हैं वो विविध तरीक़ों से, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से ये जो काम है ये करते हैं। और उनमें से एक तरीका बताया गया है और 2 अपनी तरफ से हमें लिखने, यानी कि बच्चों को लिखने हैं। जैसे कई लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, भक्ति गीत गाकर। अब 2 तरीके, यानी कि कोई भी 2 धर्म ले लीजिए, जैसे चाहे मुस्लिम धर्म, जैसे भक्ति गीत हिंदू धर्म में गाए जाते हैं तो आप यहाँ पर मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म के विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद शादी करने का तरीका है, तो अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके कई लोग शादी कर लेते हैं। कपड़े की बात हो तो मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, यानी कि फनेक क्या है, मणिपुर की औरतों का पहनावा है। अभिवादन की बात करें तो झारखंड में जो आदिवासी हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, जोहार कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम इस तरीके से किए जाते हैं, उसी तरह झारखंड में लोग जोहार कहते हैं। चावल पकाना, तो कई लोग क्या करते हैं, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाते हैं। और हो सकता है अलग अलग स्थानों पर चावल जो है अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता हो। तो ये सारे तरीके हैं, यानी कि एक ही काम होता है लेकिन उसको करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है कि हम विविधता को कैसे समझें। तो देखिए, करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। यानी कि जब जो आधुनिक यातायात के साधन हैं जब वो उस समय विकसित नहीं थे, तो उस समय लोग इस तरीके से यात्रा करते थे, पानी के जहाज़ से, घोड़ों पर, ऊँट पर या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और उन्हें जब भर पेट खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। तो मतलब एक तो बताया गया है कि यात्राएं किस तरीके से करते थे और अब कैसे करते हैं और क्यों करते थे वो ये यात्राएं, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और कुछ लोग काम की तलाश में और कई लोग युद्ध के कारण अपना घर छोड़ देते थे। अब लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ की कुछ चीज़ें भी अपनाएंगे। कुछ चीज़ें तो वो नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें भी पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। आदान प्रदान कैसे हो रहा है संस्कृति में, यानी कि कुछ चीज़ें तो वो अपनी उनको सिखा रहे हैं और कुछ चीज़ें उनसे वो उनकी सीख रहे हैं। और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। तो इससे क्या होता है, एक और नई संस्कृति का विकास होता। अब आगे है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। यानी कि कई जगह पर विविधता क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का एक अपना विशिष्ट इतिहास रहा है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है।
न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। यानी कि पहाड़ों का जो चीज़ें होंगी वो अलग तरीके की होंगी और समुद्र के पास रहने वाले लोगों के काम अलग तरीके के होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का क्या असर पड़ता है। ये हम कहाँ से समझेंगे? लद्दाख और केरल। इनकी देखिए, लद्दाख जो है एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और केरल क्या है, एक समुद्र के तट का इलाका है। तो इन दोनों का उदाहरण इसलिए लिया गया है जिससे हम विविधता को अच्छे से समझ सकें। अब आगे है कि भारत का नक्शे में आपको लद्दाख और केरल की स्थिति पता लगानी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। तो देखिए, लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पहाड़ हैं यहाँ पर और रेगिस्तान है। लेकिन कैसा रेगिस्तान है यहाँ पर? ठंडा रेगिस्तान है। अब देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। बहुत ही कम खेती संभव है, बारिश बिल्कुल नहीं होती और हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक ये बर्फ़ से ढका रहता है। बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर है। तो देखिए कितना कठिन जीवन है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पे एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं लोग, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो पश्मीना ऊन हमें बकरी से मिलता है और ये जो ऊन है ये कीमती होती है, इसलिए जो पश्मीना शॉल है वो भी महंगी होती है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में ही ये शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ यानी कि एक खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। तो अब इसके बाद खाने के बारे में बताया गया है। और हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं, यानी कि गाय, बकरी और याक को ये लोग पालते हैं। आगे लिखा है कि रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अब ये जो काफ़िले थे अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो ये चीज़ें वो अपने साथ लेकर चलते थे। और देखिए, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा। इम्पॉर्टेंट है, केसर सागा नाम याद रखिएगा ग्रंथ का। ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो ये पूरा पैरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतों की यहाँ पर फ़ोटो है। उसके बाद बात करते हैं केरल की। तो देखिए, केरल की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। तो देखिए इस तरीके से हमारा भारत है नीचे से इस तरीके से। तो दक्षिण हिस्सा हो गया और दक्षिण में भी किस तरफ, ये पश्चिमी जो हिस्सा है, यानी कि इस तरफ हमारा जो केरल राज्य है वो बसा हुआ है। एक तरफ तो ये समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, यानी कि एक तरफ इसके समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। अब इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन्हीं मसालों के कारण ये जो क्षेत्र है ये व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो देखिए, सबसे पहले अरबी, यहूदी और
अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस। वो 2000 साल पहले यहाँ आए थे, कहाँ पर, केरल में। और ईसाई धर्म को भारत में लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और अरब से भी कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 100 साल पहले यहाँ आया था, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से जब यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग जो हैं वो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। यानी कि यहाँ पर धार्मिक विविधता हमें देखने को मिलती है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। ये टर्म भी आपको याद रखनी है। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन जो शब्द है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की जो उपजाऊ ज़मीन है और जलवायु है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं। आपने देखा लद्दाख में लोग दूध के बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ करते हैं और यहाँ के लोग चावल ज़्यादा, इसके अलावा मछली, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। अब देखिए केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है, इसका नाम है ओणम। और यहाँ का एक विशेष आकर्षण है इस त्यौहार का, वो है नाव प्रतियोगिता। तो देखिए इस तरीके से नाव की रेस होती है, तो ये नाव प्रतियोगिता है। तो देखिए जब हमने केरल और लद्दाख की बात कर ली तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि इनकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। आगे है कि विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विविधता में एकता। तो भारत की जो विविधता या अनेकता है उसको उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। किस तरीके से? तो देखिए जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज्य था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो इस तरीके से यहाँ फिर आगे एक पोयम है। तो और ये जो पोयम है या ये जो गीत है ये अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुतों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए और ये गीत जो था वो उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा जो विश्वास है उसे बनाए रखते हैं। और आगे है कि क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। अब इस झंडे को भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, तो ये इम्पॉर्टेंट बुक है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की खोज किसने लिखी है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा भारत की खोज किसने लिखी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा रचित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये भी भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति है। और राष्ट्रगान एकता का वर्णन करता है, यानी कि हमारे देश की जो एकता है उसका वर्णन करता है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। वैसे इसमें याद करने जैसा कुछ था नहीं, सिर्फ समझने वाली चीज़ें थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।